Hello guys, welcome back to my channel Pharma Learning with Deepika. I hope you all are doing great. So without wasting your time, let's start a new video on inventory control. So in this video, we will cover the classification of inventory control. You can say that the method of inventory controls. For my previous videos on drugstore management and inventory control system, you can check the link in the description box. So you can click on the I button also. Now let's talk about the methods which are used for inventory control कि कैसे आप inventory को control करके रख सकते हो. तो जो first method आती है that is ABC analysis of the drug. So this is a system of analysis of store item mainly drug based on their cost in material management. So item can be categorized into three groups based on their annual expenditure incurred on this item. तो बेसिकली एनुअल एक्सपेंडिचर कितना होता है पर्टिकुलर आइटम का, तो उसके कॉस्ट के बेसिस पे अपन उनको डिवाइड करते हैं पर्टिकुलर मटेरियल को. तो इसको ABC बोलते हैं. तो ABC का फुल फॉर्म होता है ऑलवेज बेटर कंट्रोल. तो दैट्स वाई वी कॉल दैट ABC जो एनालिसिस रहता है उसको एक और नाम से बोला जाता है, दैट इज SIM. सीम एनालिसिस भी बोलते हैं, जिसको सिलेक्टिव इन्वेंट्री कंट्रोल मेथड बोला जाता है. तो ये भी होता है एक. सो इसमें अपन जो कैटेगराइजिंग होती है इन्वेंट्री मटेरियल्स की, वो अकॉर्डिंग टू द पोटेंशियल अमाउंट टू बी कंट्रोल होता है. तो अब देखते हैं आगे. तो फर्स्ट द लिस्ट ऑफ द ड्रग शोइंग द एक्सपेंडिचर इनक्योर्ड इन द प्रीवियस कंप्लीटेड ईयर इज प्रिपेयर्ड. So then the drugs are arranged in the descending order of the amount of the expenditure. Then the cumulative cost should be calculated beginning from the first item of the list. तो सबसे पहले ड्रग की लिस्ट बनाई जाती है. तो प्रीवियस ईयर में कौन सा जो मटेरियल था वो ज़्यादा यूज़ में आया था, कौन सा कम यूज़ में आया था, उसकी कितनी कॉस्ट थी. तो उसके बेसिस पे अपन मटेरियल का जो अमाउंट है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं और उसका क्यूमुलेटिव कॉस्ट जो रहता है वो कैलकुलेट किया जाता है. तो when such a cost is found out, about 10% of the item will be seen. The consumer 70% of the budget and these are called as a group A item. तो ऐसा आइटम जो कि कॉस्ट जो रहता है वो अपन होता है अबाउट 10% और आइटम का जो कंजप्शन होता है वो 70% होता है. तो उसको अपन ग्रुप ए आइटम में डालते हैं. फिर ग्रुप बी आइटम जो रहते हैं तो वो 20% अपन उस पर स्पेंड करते हैं और 20% ही उसका आइटम का जो टोटल अमाउंट रहता है वो रिक्वायर्ड होता है. फिर ग्रुप सी में ऐसी कैटेगरीज की मटेरियल को अपन ऐड करते हैं जिसमें कि रिमेनिंग 70% ऑफ द आइटम्स आर कंज्यूम ओनली 10% ऑफ द बजट. और 10% का बजट आपको लगता है और 70% जो रहता है वो आइटम का कंजप्शंस होता है. तो ऐसे पर्टिकुलर मटेरियल को अपन डिवाइड करते हैं. So thus it can be easily judged that the category A should get high priority and the managerial attention because though constitution only small fractions of the total list, it amount for the bulk of the expenditure. तो इसी से आप है ना इस कैटेगरी में डिवाइडेशन की वजह से आप को इजीली पता चल जाता है कि आपको कौन से आइटम को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है. So their stock consumption purchase should be critically watched and controlled. तो इन आइटम्स का जो इसका जो कंजप्शन है और स्टॉक जो है आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा. तो ये होता है आपका ABC एनालिसिस. तो ABC एनालिसिस में बेसिकली अपने क्या देखा कि जो 10% होता है, 10% ऑफ ऑल आइटम्स which have the highest rupee percentage and consume 70% of the total budget. तो 70% टोटल बजट जो है आपका उसका 70% ये कंज्यूम करता है और 10% इन आइटम्स की रिक्वायरमेंट होती है. और जो बी रहता है उसमें 20% आइटम की और 20% बजट आपका रिक्वायरमेंट होता है. और जो सी आइटम होता है उसमें 70% आइटम और 10% जो रहता है टोटल बजट का लगता है आपका. तो अब इसके अगर एडवांटेजेस की बात की जाए ABC एनालिसिस की, तो बेसिकली ये आपका जो सिलेक्टिव कंट्रोल एक्सरसाइज है उसमें हेल्प करता है. फिर गिव रिवाइडिंग रिजल्ट क्विकली. then it helps to point out the obsolete stock easily. So in case of A item, careful attention can be paid at every step such as estimated for requirement, purchase, safety stock, receipt inspection, issue etc, and close control is maintained. Or in case of C item, recording and follow up etc may be dispatched with or combined.
So helps better planning of the inventory control. It provide a sound basis for allocations of the funds and human resources. और अगर डिसएडवांटेजेस की बात की जाए एबीसी एनालिसिस की, तो प्रॉपर स्टैंडर्डाइजेशन एंड कोडिफिकेशन ऑफ द इन्वेंट्री आइटम इज़ नीडेड, जो कि इसमें नहीं है. प्रॉपर मतलब कोडिफिकेशंस आप इसमें पॉसिबल नहीं हो पाता है. और कंसिडर ओनली मनी वैल्यू ऑफ द आइटम एंड नेग्लेक्ट द इम्पोर्टेंस ऑफ द आइटम फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस और असेंबली ऑफ द फंक्शनिंग. तो बेसिकली अपन इसको कॉस्ट के बेसिस पे ही डिवाइड करें, कितना बजट लग रहा है, कितने आइटम की रिक्वायरमेंट है, तो प्रोडक्शन फ्लो प्रोसेस में क्या चीज़ें चल रही है, तो उससे इतना ज़्यादा अपन को पता नहीं चल पाता एबीसी एनालिसिस में. तो डिसएडवांटेजेस होते हैं इसके. अब आता है आपका वीडी एनालिसिस, इसको वेद एनालिसिस भी बोलते हैं. तो ये भी आपकी अनदर मेथड फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ द ड्रग और द मटेरियल इज ग्रुपिंग दैम अकॉर्डिंग टू द क्रिटिकली एंड द पेशेंट केयर. सो जो वाइटल आइटम होते हैं, वी आइटम जो रहता है दैट इज़ द वाइटल आइटम. तो वाइटल आइटम जो रहते हैं, तो इसकी अगर शॉर्टेज हो जाती है तो ये बेसिकली आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो काम करना बंद कर देगा, मतलब कि जो प्रोसेस है वो पूरी कंप्लीट नहीं हो पाती है, तो हैवॉइड कंडीशन आ जाती है और आपके काम को पूरी तरीके से बंद कर देगा. तो इसका जो स्टॉक है वो एडिक्वेटली मेंटेन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि कि आपका स्मूथ ऑपरेशन चल सके. तो ये इसमें आपको आउट ऑफ स्टॉक वाली जो कंडीशन है उसको अवॉइड करके रखना है वाइटल आइटम की केसेस में. फिर ई जो होता है दैट इज़ असेंशियल आइटम. तो इन आइटम की कंडीशन में आप रिस्क ले सकते हो. इफ़ नॉट अवेलेबल देन आपका प्लांट जो रहेगा वो पूरी तरीके से स्टॉप नहीं होगा, आपकी जो प्रोसेस है पूरी तरीके से स्टॉप नहीं होती है. बट द एफिकेसी ऑफ द ऑपरेशन इज एडवर्सली अफेक्टेड ड्यू टू द एक्सपेंडिंग एक्सपेंसेस. सो देयर शुड बी सफिशिएंटली स्टॉक टू इंश्योर द रेगुलर फ्लो ऑफ द वर्क. फिर नेक्स्ट जो आइटम आते हैं दैट इज़ द डी, दैट इज स्टैंड फॉर द डिज़ायरेबल आइटम. So its non-availability does not stop the work because they can be easily purchased from the market as and when needed. तो जो डिज़ायरेबल आइटम्स रहते हैं उनका अगर आउट ऑफ स्टॉक अगर कंडीशन आ जाती है तो कोई बात नहीं, वो इजीली अवेलेबल होते हैं मार्केट में, आप जब चाहे तब उसको परचेस कर सकते हो, सीजनेबल नहीं होते हैं. सो इनको आप लो कॉस्ट में भी इजीली स्टॉक करके रख सकते हो. सो दे मे बी रिक्वायर्ड फॉर द क्रोनिक एंड लेस सीरियस पेशेंट के लिए यूज़ होते हैं. तो कॉम्बिनेशन ऑफ द एबीसी एंड वेद एनालिसिस कैन बी एक्सप्लेन इन द फॉलोइंग वे. तो एबीसी और वीईडी, तो आप देख सकते हो कि जो कैटेगरी फर्स्ट है तो दैट इज़ 15% आइटम आपको रखने हैं. कैटेगरी जो बी है दैट इज़ आपको 40% आइटम रखने पड़ेंगे. और कैटेगरी सी जो है उसके आपको जो थर्ड बोलते हैं कैटेगरी थर्ड, तो दैट इज़ 45% आइटम आपको इसको स्टॉक करके रखने पड़ते हैं. तो ए वी ए ई और ए डी, बी वी बी ई बी डी, सी वी सी ई सी डी. तो ए कैटेगरी के जो आइटम होते हैं दैट इज़ आपको ऑलवेज वाइटल कंडीशन आती है. फिर आप अलग अलग कैटेगरीज में उनको डिवाइड करते हो. ऑलवेज वाइटल वाली कैटेगरी अलग रहती है, ऑलवेज असेंशियल वाली कैटेगरी अलग रहती है, ऑलवेज डिज़ायरेबल वाली कैटेगरी अलग रहती है. फिर बेटर वाइटल, बेटर असेंशियल, बेटर डिज़ायरेबल. फिर आता है आपका कंट्रोल वाइटल, कंट्रोल असेंशियल, कंट्रोल डिज़ायरेबल. तो उसके अकॉर्डिंग आप कैटेगरी में डिवाइड करके आइटम्स को रख सकते हो. तो कॉम्बिनेशन जो रहता है वो ज़्यादा यूज़फुल होता है इस कंडीशन में. तो कॉम्बिनेशन को अगर आप देख के चलते हो तो ज़्यादा अच्छी तरीके से आप इन्वेंट्री को कंट्रोल करके रख सकते हो. तो अगर बात की जाती है कि ए आइटम की कैटेगरी और वाइटल आइटम की अगर बात की जाती है तो उसमें आपका जो कांस्टेंट कंट्रोल और रेगुलर फॉलोअप आपको लेना पड़ता है. एवी की अगर बात की जाए, एवी की अगर अपन बात करते हो तो इसमें आपको कांस्टेंट कंट्रोल और रेगुलर फॉलोअप लेना पड़ेगा. अगर ए की बात की जाए तो मॉडरेट स्टॉक आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा. और डी की बात की जाए ए डी की, तो नील स्टॉक भी आपका चल सकता है. फिर अगर बीवी की बात की जाए तो मॉडरेट स्टॉक आपको रखना है. फिर बीवी की बात की जाए तो मॉडरेट स्टॉक, फिर बी की बात की जाए तो इसमें भी मॉडरेट स्टॉक, और बीडी की बात की जाए तो लो स्टॉक चल जाएगा. फिर उसके बाद में अगर सीवी की बात की जाए तो आपको हाई स्टॉक करके रखना पड़ेगा. और अगर
सी की बात की जाए तो इसमें भी मॉडरेट स्टॉक, और अगर सी डी की बात की जाए तो वेरी लो स्टॉक भी आपका चल जाएगा. So thus drug in category first are either vital or expensive and should be managed with the maximum attention, or consumption and its stock should be continuously monitored and the safety stock should be kept at low to reduce the carrying cost. फिर category second जो होता है that is consist of the drug which are essential and of average cost, so they can be managed with little less priority and can be managed with the middle level manager. और कैटेगरी थर्ड की अगर बात की जाए तो कॉन्स्टेंट कंसिस्ट ऑफ द ड्रग विच आर डिजायरेबल एंड इनएक्सपेंसिव एंड द लोवेस्ट इन द हायरार्की ऑफ द प्रायोरिटी, सो दैट शुड बी परचेज पीरियडिकली एंड बफर स्टॉक कैन बी हाई मैनेज बाय द लोअर लेवल ऑफ द मैनेजमेंट. नेक्स्ट इज द EOQ, दैट इज द इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी मैथड. सो EOQ और उसको फिक्स्ड ऑर्डर क्वांटिटी सिस्टम भी बोलते हैं, इज द टेक्निक ऑफ ऑर्डरिंग द मटेरियल व्हेन एवर स्टॉक रीचेज द रीऑर्डर पॉइंट. तो रीऑर्डर पॉइंट पे जब आपका स्टॉक पहुंच जाता है तब आपको वापस से स्टॉक करना है. सो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी डील्स व्हेन द कॉस्ट ऑफ द प्रोक्यूरमेंट एंड द हैंडलिंग ऑफ द इन्वेंट्री आर एट ऑप्टिमम लेवल एंड द टोटल कॉस्ट इज मिनिमम. जब टोटल कॉस्ट आपका मिनिमम होगा और जो प्रोक्यूरमेंट कॉस्ट और हैंडलिंग ऑफ इन्वेंट्री जो है ऑप्टिमम लेवल तक पहुंच जाता है तब आपको रीऑर्डर करना पड़ता है मटेरियल को. सो इस टेक्निक में क्या होता है कि जो ऑर्डर क्वांटिटी रहती है इज़ लार्जर देन अ सिंगल पीरियड रिक्वायरमेंट, सो दैट द ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड होल्डिंग कॉस्ट बैलेंस आउट. सो दिस टेक्निक इज़ यूज टू फाइंड आउट हाउ मच क्वांटिटी ऑफ द मटेरियल इज़ टू बी ऑर्डर्ड, कितने क्वांटिटी ऑफ मटेरियल आपको ऑर्डर करने हैं. सो बेसिकली EOQ जो रहता है आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट और इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, कितनी इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट है और ऑर्डरिंग कॉस्ट का बैलेंस को मेंटेन करके रखता है. सो ऑर्डरिंग कॉस्ट कंसिस्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द पेपर एंड वर्किंग इन्वॉल्व इन द प्लेसिंग द ऑर्डर, दैट इज पेपर टाइपिंग और एंड द पोस्टेज. सो इन्वेंट्री कॉस्ट कंसिस्ट ऑफ द रेंट ऑफ द स्टोरेज, टैक्सेस, सैलरीज ऑफ द स्टोर पर्सनल एंड लॉसेज ड्यूरिंग द हैंडलिंग एंड द ब्रैकेज. तो इन्वेंट्री कॉस्ट जो रहता है ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती है. तो ऑर्डरिंग कॉस्ट में क्या है, आपका पेपर का, टाइपिंग का, पोस्टेज का कॉस्ट इंक्लूड होता है, और इन्वेंट्री कॉस्ट में आपका स्टोरेज, टैक्स, सैलरी, सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड हो जाती है. तो 3 मेथड्स होती है जो कि आप EOQ को डिटरमाइन कर सकते हो, दैट इज़ टेबुलर डिटर्मिनेशन के थ्रू कर सकते हो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू कर सकते हो, एल्जेब्रिक फार्मूला के थ्रू कर सकते हो. तो जो एल्जेब्रिक फार्मूला होता है इसमें जो फार्मूला अपन यूज़ करते हैं बेसिकली जो EOQ को डिटरमाइन करने के लिए वो होता है √2AB/CS. तो जो A रहता है वो एनुअल कंजप्शन कितना होने वाला पर्टिकुलर आइटम का उसके ऊपर डिपेंड करता है. B जो रहता है उसकी बाइंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है, और S जो है उसका दैट इज़ द इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट कितनी है. तो इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट में क्या होगा, उसका स्टोरेज आप कैसे करोगे, टैक्स कितना लग रहा है, सैलरीज कितनी दे रही है पर्सनस को, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा. C जो रहेगा पर यूनिट उसका कॉस्ट कितना पड़ रहा है, तो उसके बेसिस पे आप EOQ को डिटरमाइन कर सकते हो, दैट इज़ द इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी. तो EOQ के अजम्पशंस क्या है कि जो डिमांड है प्रोडक्ट की वो कांस्टेंट होनी चाहिए, लीड टाइम भी कांस्टेंट होना चाहिए, प्राइस पर यूनिट भी जो रहती है वो कांस्टेंट होनी चाहिए. फिर उसके बाद में इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट बेस्ड ऑन द एवरेज इन्वेंट्री. फिर ऑर्डरिंग कॉस्ट जो रहता है वो भी कांस्टेंट होना चाहिए पर ऑर्डर पे. फिर ऑल द डिमांड्स ऑफ द प्रोडक्ट विल बी सेटिस्फाइड होना चाहिए, नो ब्लैक ऑर्डर होना चाहिए. तो ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती है. अब आता है आपका दैट इज़ द HML एनालिसिस. तो जो HML एनालिसिस है उसमें द आइटम्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द हाई कॉस्ट, मीडियम कॉस्ट और द लो कॉस्ट, 3 कैटेगरीज में डिवाइड होता है. तो क्रिटिकली एंड द कॉस्ट में भी कपल्ड इन कपलिंग मैट्रिक्स मॉड्यूल, जिसमें कि HML, VED, वैद एनालिसिस और HML दोनों को अपन लेते हैं. तो HV जो कैटेगरीज होती है जिसमें डिफैब्रिलेटर्स आते हैं, एक्सरे मशीन्स आती है, एयर कर्टेंस आ जाते हैं HE में जो कि हाई कॉस्ट वाली है. तो ये आपके वाइटल एसेंशियल और डिज़ायरेबल मटेरियल है. फिर उसके बाद में अगर मिनिमम कॉस्ट की बात की जाए तो उसमें वेंटिलेटर्स जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वाइटल रोल प्ले करते हैं कि वो तो होना ही चाहिए. फिर इलेक्ट्रिक कॉटरी होता है जो कि एसेंशियल होते हैं, वो भी मीडियम कॉस्ट के होते हैं. फिर D में USG मशीन होता है.
तो इसको भी आपको रखना है, लेकिन ये डिज़ायरेबल कैटेगरी में है। फिर लो कॉस्ट की बात की जाए तो ऑक्सीजन रेगुलेटर आपको रखना है जो कि वाइटल है। फिर उसके बाद में पेशेंट ट्रॉली आपको रखनी है जो कि एसेंशियल है। फिर इलेक्ट्रिक बीपी अप्लायंस आपको रखना है जो कि डिज़ायरेबल है। फिर एसडी एनालिसिस होता है, तो इन सिचुएशन वेयर द स्कार्सिटी ऑफ द आइटम इज़ नॉट अनकॉमन, तो उसमें एसडी जो एनालिसिस रहता है वो हेल्पफुल होता है, जिसमें स्कार्सिटी जो रहती है वो अनकॉमन है। तो एस जो रहता है दैट इज़ रिफर्स टू द स्कार आइटम विच आर नोन टू बी इन शॉर्ट सप्लाई बिकॉज ऑफ देयर वेरियस रीज़न। शॉर्ट सप्लाई में जो रहते हैं दैट इज़ स्कार्सिटी वाले जो एस आइटम उसमें आते हैं। फिर डी जो रहता है दैट इज़ डिफ़िकल्ट आइटम विच में बी डिफ़िकल्ट टू ऑब्टेन इन एडुकेट क्वांटिटी और द क्वालिटी इमीडिएटली, तो इमीडिएटली आपको वो एडुकेट क्वांटिटी को या क्वालिटी में नहीं मिल पाते हैं। फिर ई जो होता है दैट इज़ आइटम विच आर ईजिली अवेलेबल, सो ऐसे आइटम जो रहते हैं वो आपको ईजिली मिल जाते हैं, तो उसका स्टॉक करके रखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो एस डी एनालिसिस हैव टू अवॉइड द आउट ऑफ स्टॉक पोजिशंस ऑफ द आइटम बाय मैनेजमेंट विद द रेफरेंस टू देयर फ्री अवेलेबिलिटी। फिर FSN एनालिसिस होता है, तो इन दिस एनालिसिस द क्वांटिटी एंड द रेट ऑफ कंजप्शन इज स्टडीड एंड कैटेगराइज अकॉर्डिंगली। तो F आइटम्स आर द फास्ट मूविंग आइटम जो कि बहुत ज़्यादा, जिसका कंजप्शन बहुत ज़्यादा होता है। फिर S आइटम जो रहते हैं स्लो मूविंग, और N आइटम जो रहते हैं नॉन मूविंग आइटम रहते हैं, तो इनका ज़्यादा स्टॉक करने की ज़रूरत नहीं है। जो फास्ट मूविंग है उनका स्टॉक करना पड़ेगा, स्लो मूविंग है उनका भी ज़्यादा स्टॉक करके रखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो नॉन मूविंग आइटम्स विच आर इन द स्टॉक एंड नॉट कंज्यूम्स ओवर ए लॉन्ग पीरियड, सो लॉक अप स्पेस एंड द फंड एंड may have become the condiment because of the time barred or obsolete. So such items are to be identified and disposed of and care to be taken so that they are not ordered ordinarily. तो जो नॉन मूविंग आइटम्स है वो उसका जो उनका स्टॉक जो है बहुत ही मिनिमम आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा, और अगर एक्सपायर हो जाता है तो उसको डिस्पोज ऑफ करना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो उसको आइडेंटिफाई करना और डिस्पोज ऑफ करना। फिर रीज़न ऑफ देयर नॉन यूटिलाइजेशन आर टू बी स्टडीड कि क्यों ये यूटिलाइज नहीं हो पा रहे हैं। फिर बिग हॉस्पिटल लॉसेज और 10 to 15% आइटम्स आर नॉन मूविंग आइटम्स होते हैं। सो दीज आर द मेथड्स, या आप बोल सकते हो कि क्लासिफिकेशंस ऑफ द इन्वेंट्री कंट्रोल मेथड्स। That's all for today. Thank you for watching. I hope you are liking my videos. If you like my videos, then subscribe to my channel and share my videos as much as you can with your friends and family members. Stay safe and healthy. Bye bye. Take care.